नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश मस्त। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लाल पान की बेगम कक्षा 9 चैप्टर 4 फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित। इसमें हम जानेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसरों को और परीक्षा की तैयारी विशेष तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जल्दी धड़ाधड़ उत्तर देना प्रारंभ कर दीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? कॉमेंट में लिखकर बताइए कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 4 मार्च 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसका बाद आता है इनका जन्म किस जिला में हुआ था। तो इनका जन्म जल्दी बताइए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए अररिया, ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी सिवान दिया गया है, तो जल्दी बताइए। तो इनका जन्म जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाता है, अररिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो इनका जन्म एक औराही हिंगना नामक गांव, अररिया औराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का। इन्हें लाल पान की बेगम इनको नहीं कहा जाता, बल्कि इनके द्वारा रचित कहानी में एक बिरजू की माँ है, उसी को हम लाल पान की बेगम कहते हैं। बिरजू बहुत ही बदमाश है। ठीक है, उसी की माँ को, चूंकि वह गुस्सा जब तुरंत हो जाती है, इसलिए उसको लाल पान की बेगम कहते हैं, ना कि फणीश्वर नाथ रेणु को लाल पान की बेगम कहते हैं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर देखिए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वे गढ़बनैली में भी हुई है, सिमरबनी में भी हुआ, अररिया में भी हुआ। कहाँ पर दिया है? अररिया में भी हुआ। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, इनमें से सभी। ठीक है, लाल पान की बेगम कहता है, लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको पता है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए आगे। उनके माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च नगर में हुआ? आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ। तो इनकी जो माध्यमिक शिक्षा थी वह विराट नगर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा तो इसका देख ले यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और आई हिंगना ये सब जगह पर, लेकिन इनका माध्यमिक शिक्षा जो है वह विराट नगर में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, विराट नगर। ठीक है, अब चलिए आगे। कहता है रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। तो 1942 ईस्वी में जितने भी आंदोलन, जितने भी सब आए न, सब 1942 के असहयोग आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कहता है किस वर्ष नेपाल जनता को राजगद्दी के दमन और अत्याचारों से मुक्ति कराने के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया। इनका संबंध जो था वह नेपाल से भी था और भारत से भी था। अधिकतर चूंकि ये नेपाल और भारत के बीचों बीच में थे, इसीलिए इनका संबंध दोनों जगह था। इनकी कई किताबें जो है भारत में भी है प्रचलित, और फिर इनका नेपाल में भी है। तो कहता है तो इन्होंने नेपाल के लिए कब सक्रिय भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहता है, 1950 ईस्वी में। वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। तो दमन और शोषण के विरुद्ध वे आजीवन संघर्षरत रहे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, शोषण के विरुद्ध वे आजीवन संघर्षरत रहे। कहता सत्ता ने दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि को त्याग कर दिया। उन्हें सत्ता के दमन चक्र के कारण वे पद्मश्री की उपाधि को त्याग कर दिए। कौन? तो यही जो आपके हैं लाल पान बेगम के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है इनकी मृत्यु कब हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था। तो उनका मृत्यु देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 11 अप्रैल 1997, ऑप्शन नंबर सी दिया है 11 अप्रैल 1934, ऑप्शन नंबर बी दिया है 11 अप्रैल 1978, डी दिया है 12 अप्रैल 1967। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है 11 अप्रैल 1997। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको जैसे याद कर लीजिए। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ मैला आंचल भी है, प्रति परिकथा भी है, फिर दीर्घतया भी है। ठीक है, ये सारे इनके क्या हैं। तो इनकी कृतियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कोई दिक्कत नहीं। उनकी उपन्यास कौन सी है। तो ठुमरी भी उनका उपन्यास है, अग्निखोर भी उपन्यास है, आदिम रात्रि की माँ की भी उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है, इनमें से सभी।
तो चलिए आते हैं अगले पेज पर। इनकी कहानी कौन सी है? तो देखिए इसकी कहानी जो है रिंजन धंजन भी है, बन तुलसी की गंध भी है, श्रुत अश्रुत श्रुत आश्रुत और क्या लिखा पूर्व भी है, यानी कि इनकी कहानी उपरोक्त तो सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेणु जी की वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? तो मैला आंचल इन्होंने 1954 ईस्वी में लिखा। इससे पहले उन्होंने 1936 ईस्वी में क्या लिखा था? यहाँ पर बर बाबा लिख दिया है, यहाँ पर होता बट बाबा। ठीक है, उन्हीं यहाँ पे क्या होता? बट बाबा, बट बाबा, बट बाबा को इन्होंने 1900 कब कहे? 1936 ईस्वी में प्रकाशित किया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ या तो ग्रामोत्थान या ग्राम के उत्थान की ओर इनका ध्यान गया, ताकि गरीब वर्ग जो हैं वे गरीब ही ना रहे बल्कि उनका भी विकास हो। लाल पान की बेगम एक कहाँ कैसी कहानी है? तो वे एक आंचलिक कहानी। कौन सी कहानी हमारी बेगम मन पसंद है? तो लाल पान कहानी हमारी बेगम की मन पसंद है। लाल पान की बेगम कौन से परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण की शहरी फिर महानगर की कहानी। तो जल्दी बताइए, तो ये एक ग्रामीण ग्रामीण ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंगने का संवेदना प्रकट किया है? तो इसका उत्तर अनेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? तो लाल पान की बेगम में हमारे पुस्तक में दिया गया है, लाल पान की बेगम में। ठीक है, चलिए लाल पान की बेगम किसे कहा जाता है? तो बिरजू की माँ को, ना कि आप कर दीजिएगा लाल पान की बेगम जो है इसको जो कहानीकार है फर्नीचर नाथ रेणु इसको कहते हैं, बिरजू की माँ को कहते हैं। ओह गलती हो गया, यहाँ पर बिरजू की माँ यहाँ होगा, ऑप्शन नंबर 23 का होगा, वहाँ नीचे लगा दे। लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? तो यहाँ पर भी होगा बिरजू का माँ लाल पान की बेगम के मुख्य पात्र, क्योंकि वही तो लाल होकर गुस्सा होता है जिसका उसको लाल पान का बेगम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य जो रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसा है? ग्रामीण, शहरी, बचपना, घरेलू, बताइए जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रामीण। बिरजू के बाप सुबह से किस चीज़ की तलाश में निकला हुआ था? तो एक वे बैलगाड़ी की तलाश में निकले हुए थे। किसके तलाश में? बैलगाड़ी की तलाश में, ताकि वे मेला घूमने के लिए जा सके। ठीक है, लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है? तो ये इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं, बताइए यह कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा है? इसको हम आपके लिए छोड़, इसको कमेंट में लिखकर बताइए कि लाल पान की बेगम गद्य की कौन सी विधा है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 27 के बाद 28 नंबर। चलिए, कहता है बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? कहता है बिरजू की माँ के आराध्य देव कौन थे? बजरंगबली, श्री गणेश, भैरव बाबा या फिर भोलेनाथ? तो बिरजू के माँ के जो आराध्य देव थे वे भोलेनाथ यानी कि हर हर महादेव महाकाल जी थे। ठीक है, चलिए चंपिया और बिरजू किस संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं? तो वे सगे भाई बहन के रूप में, माँ बेटे के रूप में, चचेरे भाई बहन के रूप में या दूर के रिश्ते के रूप में जुड़े हुए? जल्दी बताइए। तो ये जो है एक चचेरे भाई बहन के रूप में चंपिया जो है बिरजू से संबंधित है, चचेरे भाई बहन के रूप में। कहता है बिरजू के बप्पा किस सपरिवार नाच देखने गया था? तो वे एक बैलगाड़ी से सपरिवार नाच देखने के लिए गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंपिया और बिरजू किस संबंध में आपस में जुड़े हुए हैं? तो यह पता चल गया, चचेरे भाई के रूप में। 32 नंबर पर आई है, बिरजू की माँ अपने पति को किस रूप से समझती है? पियक्कड़, पतिदेव के रूप में, गोबर गणेश के रूप में? वह अपने पति को गोबर गणेश के रूप में समझती है। क्या समझती है? गोबर गणेश के रूप में समझती है। कौन? तो ये बिरजू की माँ अपने पति को गोबर गणेश के रूप में। कहता है लाल पान की बेगम
कौन सा आभूषण पहनकर नाच देखने गई थी? नई अंगूठी, नया कंगन, चांदी की हुंसली या रूपा का मांग टीका। तो उसके पास जो है सारा चीज़ का अभाव था, इसलिए वे रूप का मांग टीका लगाकर ही सिर्फ गई थी नाच देखने के लिए। फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप से विशेष ख्यात हैं? पत्रकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, अच्छे नेता के रूप में। आपने यहाँ पर देखा है क्वेश्चन में और आपने टिक भी लगाया। लाल पान 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है लाल पान की बेगम किस का कैसी कहानी, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आंचलिक कथाकार के रूप में वे फेमस हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है टोले मोहल्ले के लोग बिरजू की माँ को क्या कहते हैं? तो वे उन्हें लाल पान की बेगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, क्योंकि वह लाल से गुस्सा आ जाती है तुरंत। बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी खाई? शकरकंद या फिर मकई, या फिर आप बताइए कि ये क्या भरकर रोटी खाए? मकई की दाल की सत्तू? जल्दी बताइए। ये शकरकंद भरकर मीठी रोटी का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। 17 देखिए, बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज़ का चांदनी शोभती है? तो मांग टीके का, उसके ऊपर नहीं शोभती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एकदम सीरियल वाइज बता रहे हैं। उसका आता है चंपिया, जो कि चंपिया बिरजू की कौन थी? बिरजू का कौन था? जल्दी बताइए। भाई था, बहन था कि बेटी था? तो वे एक चचेरे रूप में थी। किस रूप में? चचेरू रूप में। चचेरू रूप में भी क्या? तो वे बहन थी चंपिया। ठीक है, चचेरी बहन थी। गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? तो गंध, यानी कि सुगंध होता है, तो सुगंध में लगाते हैं। यहाँ चूंकि गंध दिया गया है, अतः गंध में हम लगा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहता है किस कारण गांव की औरतें बिरजू की माँ से ईर्ष्या करती है? प्रभु संपन्नता के कारण, संपन्नता के कारण, समानता के कारण, या संपन्न होने के कारण? तो बिरजू की माँ जो थी बहुत ही संपन्न थी। यह क्या थी? बहुत ही संपन्न थी। संपन्नता के कारण ही बिरजू की माँ से लोग ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल होते थे। बिरजू की माँ क्यों कूद रही थी? पिता के घोड़े लेकर आने से, गाड़ी लेकर आने से, वापस लाकर वापस ले जाने से? तो बिरजू की माँ जो थी वे पिता के गाड़ी लेकर आने से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।